टू ऑल। मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABST, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वह बीकॉम सेकेंड ईयर का जो प्रथम पेपर है निगम लेखांकन उससे लिया गया है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनीज के फाइनल अकाउंट में हम जो दो मेन स्टेटमेंट होते हैं, एक तो बैलेंस शीट और दूसरा जो होता है इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो मेनली शामिल होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 की जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 3 में के पार्ट 1 में तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दे रखा है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट की। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट है वो एक तो वर्टिकल फॉर्म में होता है, लंबवत प्रारूप होता है इसका। दूसरा है कि जो एक्सपेंडिचर का भी क्लासिफिकेशन किया हुआ होता है उनकी प्रकृति के आधार पर। तीसरा ये होता है कि बंद हुई क्रियाओं के लाभ हानि के लिए अलग से विवरण देना पड़ता है। ऐसे एक्टिविटीज जो बंद हो चुकी है उसका कोई लाभ हानि अगर है तो उसका अलग से डिटेल देना पड़ता है। सेल्स है, रॉ मटेरियल है, परचेज है, वास्तविक उत्पादन, प्रबंधन के पारिश्रमिक इत्यादि के संबंध में भी मात्रात्मक प्रकटीकरण अब नहीं देना होता है। पहले देना होता था, लेकिन अब इस नई शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं देना पड़ता है। पहले तो जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग जब हम बनाते थे तो उसमें हम लाभ हानि खाते को 3 भागों में बांटते थे। ग्रॉस प्रॉफिट का अलग भाग बनाते थे, नेट प्रॉफिट का अलग बनाते थे और एप्रोप्रिएशन वाला हिस्सा जो है वो हम अलग बनाते थे। लेकिन अब जो ये नई सूची है 3, इसमें पहले दोनों भागों को मर्ज कर दिया है, एक ही कर दिया है। जिन मदों को लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है उन्हें अब उसके लिए अब हम सरप्लस अकाउंट बनाते हैं। लाभ हानि विवरण का जो शेष बैलेंस शीट में जाता है वो सरप्लस के अंतर्गत लिखा जाएगा। लाभों में से सभी प्रकार के नियोजन और हस्तांतरण यहीं पे किए जाते हैं। इसके साथ ही इस विवरण में दिए गए विशिष्ट निर्धारित प्रकटीकरण के अतिरिक्त आय या व्यय का कोई ऐसी मद जिसकी राशि कुल आय के 1% से अधिक या 1 लाख रुपए से अधिक हो तो उसका भी प्रकटीकरण इस विवरण में अलग से दिया जाता है। प्रबंधन के पारिश्रमिक के संबंध में अब जो है वो प्रकटीकरण करना आवश्यक नहीं रहा है। तो इस प्रकार से कुछ विशेषता मैंने शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है उसकी कुछ विशेषता मैंने बताई है। अब इसका जो फॉर्मेट है वो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 4 कॉलम बना रखे हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा नंबर नोट नंबर का, तीसरा बना रखा है यहाँ पर फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग ईयर का, फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर का नेक्स्ट बनेगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोला गया है। सबसे पहले जो यहाँ पे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू मिलता है जैसे कि सेल्स, वो यहाँ पर आती है, भले कैश हो या क्रेडिट हो। उसमें हम अदर इनकम जोड़ देते हैं। किसी प्रकार की अदर इनकम होती है, लाइक कमीशन है या और कोई इनकम है, तो वो भी यहाँ पर अदर इनकम वाले हेड में आ जाएगी। दोनों को जब पहले और दूसरे हेड को जोड़ देते हैं तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अब इसमें से हमें घटाने पड़ते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड वाइज बता रखा है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें अलग बताना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है उसे हमें अलग बताना है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज अगर है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट अमाउंट करके हमें यहाँ पे लेना है। अब इन्वेंट्रीज भी 3 तरह की होती है। फिनिश गुड्स की है तो हमें अलग से बताना है, WIP का अगर है तो उसे हमें अलग से बताना है, और स्टॉक इन ट्रेड का है तो उसे हमें अलग से बताना है। इसके बाद में और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, फिनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस और कोई है। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर हो जाते हैं, टोटल कर देना पड़ता है सभी का। इसके बाद में जो तीसरा हेड था टोटल रेवेन्यू का, उसमें से हम इस टोटल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं चौथे हेड को, तो बन जाता है 5th पॉइंट की वैल्यू प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ना तो हमने टैक्स का एडजस्टमेंट किया है अभी,
ठीक है, तो ये प्रॉफिट हमें मिल जाता है। इसके बाद में इसमें हम एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद में हम टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं, भले वो करंट टैक्स हो या डेफर्ड टैक्स हो, तो फिर आ जाता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। मतलब जो अभी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू चल रही है उनसे प्रॉफिट आ जाता है। फिर हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि जो एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी है उसका हमें अलग से विवरण देना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर है उससे जो लाभ और हानि हो रही है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। उस पर जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। तो इस तरीके से जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। दोनों तरह के प्रॉफिट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है, फॉर द पीरियड। इसके बाद में अर्निंग पर इक्विटी शेयर अगर हमें निकालना है तो जो प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ शेयर का भाग लगा के हम EPS निकाल देते हैं। इस प्रकार से जो कंपनीज एक्ट 2013 की जो शेड्यूल 3 है जिसके पार्ट 2 में लाभ हानि खाते का प्रारूप दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। एट द एंड यहाँ पर दोनों डायरेक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंट है, वो इस रिपोर्ट को वेरीफाई करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चंस अगर आते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के तो हमें बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इसी फॉर्मेट में बनाने होंगे, पुराना फॉर्मेट काम में नहीं लेना है। साथ में यहाँ पर एक नोट नंबर का भी कॉलम यहाँ पर दे रखा है। नोट नंबर क्या होता है, हम बैलेंस शीट में पढ़ के आए हैं कि जो शेड्यूल होती है रेस्पेक्टिव मद की, जिसमें कि पूरी डिटेल होती है उस मद से संबंधित, तो वो शेड्यूल नंबर यहाँ मेंशन करना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आता है तो हमें वो वर्किंग नोट में शेड्यूल्स भी नोट्स टू अकाउंट करके बनानी पड़ती है, उस नोट नंबर को इस कॉलम में डालना पड़ता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि एक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लाभ हानि खाता बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।